हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक जहरीली दौलत। जहरीली दौलत, लेखक तरुण कुमार वाही, कला निर्देशन प्रताप मुलीक, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन अश्विनी चंदू, सुलेख पालवड़कर। पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उस कार के टायर भयानक रूप से चित्कार कर रहे थे। उफ, कमबख्त फिर निकल गई। लगता है आज कोई मछली कांटे में नहीं फंसेगी। और फिर अचानक मछली पकड़ते शंकर ने एक भयानक दृश्य देखा। हे भगवान! धड़! कार उसने कुछ दूर एक पत्थर से टकरा कर रुक गई। उफ, न जाने कार चालक का क्या हुआ होगा। शंकर ने कार में झांका। वह रहा, सांस अभी चल रही है। अनथक प्रयास के पश्चात उसने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। बुरी तरह से घायल है, शायद बचेगा नहीं। और तभी शंकर को महसूस हुआ कि वो मर चुका है। शंकर ने उसे जमीन पर लेटा दिया। लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। बेचारा। अरे, अचानक वह चौंक पड़ा। शंकर ने तुरंत, ओहो, ओहो, मेरी शक्ल। मछली पकड़ना भूल गया वह। शंकर ने तुरंत उसकी लाश तलाशी ले डाली। यह पर्स, इसमें जरूर इसका पता ठिकाना होगा। शंकर ने पर्स खोल मारा। ये तो कोई बहुत बड़ा अमीर लगता है रे शंकर। दिलीप कोठारी, WZ 343, लिंक रोड, नई दिल्ली। लालच के कीटाणु शंकर के मस्तिष्क में गिजगिजाने लगे। शंकर, सोच क्या रहा है बेवकूफ। बन जा दिलीप कोठारी। अमीर बनने का ये सुनहरी मौका मत गंवा। अनायास ही उसके मस्तक पर पसीना उमड़ा। भाग्य तेरे साथ है शंकर। दरिया के आसपास कोई नहीं है। पागल सा हुआ शंकर दिलीप कोठारी के निकट पहुंचा और उसके कपड़े उतारने लगा। हाँ, मैं बनूंगा दिलीप कोठारी। आज से शंकर मर गया। शंकर दिलीप कोठारी बन गया। लेकिन इस लाश का क्या करूं? अगर इसकी निश्चिनाक्त हो गई तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यह पत्थर मेरी समस्या को हल कर सकता है। पत्थर उठाकर शंकर ने कोठारी के सिर पर पटक दिया। किच! अब स्वयं देवता भी इसकी सूरत नहीं पहचान पाएंगे। लाश को शंकर ने पहाड़ी से ढकेल दिया। इस दरिया की मछलियां जाने कब से भूखी होंगी। फिर कार को वहीं छोड़कर शंकर टैक्सी द्वारा कोठारी के घर की ओर चल पड़ा। दुर्घटना पर अपने बचाव की एक मनगढ़ंत कहानी वह सोच चुका था। WZ 343, लिंक रोड, नई दिल्ली। अच्छा साहब। वाह, क्या आलीशान बंगला है साहब। अब इस बंगले का मालिक शायद मैं हूं। अरे साहब, आप टैक्सी में, वो गाड़ी और ये आपकी हालत। गोरखा के प्रश्नों का उत्तर न देकर शंकर भीतर चला गया। अभी मुझे खुद को थोड़ा परेशान जाहिर करना चाहिए। भीतर कोठारी की खूबसूरत बीवी संगीता उसे देखते ही उछल पड़ी। दिलीप, तुम तो शहर से बाहर जा रहे थे और ये अपनी क्या हालत बना रखी? कपड़े कैसे कैसे फट गए तुम्हारे? और जवाब देने की बजाय वह अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घर के सदस्यों के बारे में जानने के लिए कुछ देर बेहोशी का नाटक करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? दीनू, रामू, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। कहते हुए कोठारी उर्फ शंकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। और जेम्स, आप सब मुझे दिलीप कोठारी समझते हैं। शंकर मर चुका है जेम्स। शंकर के साथ उसके 3 दोस्त थे, रॉकी, जेम्स और प्रीतम। प्रीतम बोला, और अब तुम्हें संगीता के कत्ल की ज़रूरत महसूस हो रही है ताकि करोड़ों की जायदाद का सॉरी, कोई और वारिस ही ना रहे। हाँ, मैं सारी जायदाद बेचकर विदेश चला जाना चाहता हूँ। लेकिन शंकर, इस काम में तुमने हमारी मदद ली है। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। बेवकूफ़ हो क्या? संगीता की मौत के बाद जायदाद का बराबर का हिस्सा होगा। सहसा रॉकी ने कहा। कार रोक दो प्रीतम। क्या सपेरों की बस्ती आ गई? हाँ, हम उसी सपेरे की झोपड़ी के सामने खड़े हैं। कुछ ही देर में चारों भीतर आ गए। हमें देर तो नहीं हुई ना जुमरू? नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। तुम चारों उधर बैठ जाओ। चारों के बैठने के पश्चात, अब मैं इस पिटारे को खोलने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, इसे देखकर कोई डरे नहीं। ये मंत्रों से बंधी नागिन है। मेरे आदेश के बिना ये हिल भी नहीं सकती। मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसने पिटारे का ढक्कन हटा दिया और अगले ही पल नागिन का फन फैला गया। उफ, कितनी खतरनाक नागिन है। झुमरू मन ही मन मंत्रोच्चारण करता रहा। नागिन का फन ऊंचा उठता रहा। उफ, हे भगवान! मारे दहशत के सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। बुत से बने चारों उस खौफनाक दृश्य को देख रहे थे, जबकि नागिन का रस्सी की तरह उठा हुआ शरीर वापस पिटारे में समाने लगा। कुछ देर बाद सपेरे ने आंखें खोली और उन चारों की ओर देखकर बोला, लगता है आप लोग इसे देखकर बुरी तरह से डर गए हैं। नहीं झुमरू, क्या ये नागिन सचमुच हमारा काम कर देगी? जरूर करेगी, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी।
कि वह दुर्घटना है या फिर कत्ल की कोई ज़बरदस्त साजिश। अगर तुम्हारी नागिन ने हमारा काम कर दिया झुमरू, तो हम तुम्हें इस काम की मुंह मांगी दौलत देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उस औरत का कोई कपड़ा लाए हो? हाँ, कोठारी से संगीता के रुमाल वाली डिब्बी दे दो। शंकर ने एक डिब्बी झुमरू की ओर बढ़ा दी। झुमरू ने वह डिब्बी खोल ली। अब तुम्हारा काम हुआ ही समझो। कल शाम ठीक 6 बजे उस औरत को लेकर बस्ती के पास लगे मेले में पहुंच जाना। जिस औरत का ये रुमाल है, यह खतरनाक नागिन भरी भीड़ में उसे डस लेगी। झुमरू ने रुमाल पिटारे में फेंक दिया और चारों बाहर निकल गए। अगले दिन योजना अनुसार मेले के लिए संगीता को तैयार करने में शंकर को कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ये मेले का प्रोग्राम बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया दिलीप। मैं खुद कई दिनों से घर में बैठी बोर हो गई थी। बोर तो मैं हो गया हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का मालिक बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो दिलीप, कहाँ खोए हो? कुछ नहीं। हाँ, क्या कह रही थी तुम? लो, मेला आ गया। और ये सोचते ही संगीता का कत्ल होने वाला है, शंकर के बदन में झुरझुरी सी दौड़ती चली गई। कार से बाहर निकलते ही उसकी निगाहें कुछ दूर खड़े रॉकी, जेम्स और प्रीतम पर पड़ी। ओह, रॉकी, जेम्स, प्रीतम, वाह दिलीप, आज सारी शाम यहीं बिताएंगे। शंकर आ गया रॉकी, शिकार भी साथ है, आने दो। शंकर ने बेचैनी से रिस्ट वॉच में समय देखा। 6 बजने में 10 मिनट। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो दिलीप? क्या कोई आने वाला है? नहीं तो। तुम कुछ घबराए से हो। तुम्हें खामा का वहम हो रहा है। चलो कुछ देर उधर एकांत में चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। ठीक यही वह पल था जबकि संगीता के मुंह से एक तेज चीख उबल पड़ी, आई! और शंकर के जिस्म से जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार छुआ दिया। दिलीप, सांप! अरे सांप! लड़की को काट दिया उसने। 9 फुटा काला सांप बिल में छिपा बैठा था, उधर झाड़ियों में गया है, मार डालो। पलक झपकते ही मेले में सनसनी सी फैल गई। लोग झाड़ियों की ओर भाग पड़े। ढूंढो, देखते ही खत्म कर दो, वरना फिर किसी को डसेगा कमबख्त। सावधान, वह झाड़ियों में छिपा हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो उस लड़की को देखें। उधर जेम्स, रॉकी और प्रीतम शंकर के निकट पहुंच चुके थे। ये तो मर जाएगी, इसके मुंह से नीले नीले झाग उबल रहे हैं। संगीता, संगीता, आंखें खोलो संगीता। डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर है क्या आसपास? डॉक्टर क्या करेगा साहब, इसे जिस काले कोबरा ने डसा है उसके जहर की कहीं कोई काट नहीं है। रोने की अच्छी एक्टिंग कर रहा है साला। संगीता, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी भीड़ में एक व्यक्ति निकला और बोला, मैं सपेरा हूँ, हटो, मुझे देखने दो। इसका जहर उतार दो सपेरे, मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। सपेरा संगीता की टांग की ओर देखने लगा और अचानक उसकी आंखें फट सी पड़ी। ये नहीं बचेगी साहब। नहीं संगीता! इसका मतलब उस नागिन के कांटे का कोई इलाज नहीं हो सकता। वाह! तभी जेम्स ने नब्ज देकर उसके मृत होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार बहुत से लोगों के देखते ही देखते एक कत्ल कर दिया गया। कोई ना जान पाया कि वह मात्र एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि साजिश थी, कत्ल की साजिश। योजना सफल हो गई। संगीता का रोड़ा हट गया। झुमरू की नागिन ने तो कमाल कर दिया। पुलिस पहुंची लेकिन बेकार। सीधा साधा स्नेक बाइट का मामला है। उसी शाम संगीता की लाश को दफना दिया गया, क्योंकि किसी बुजुर्ग ने सलाह दी थी कि सांप कांटे को दफनाया ही जाता है। संगीता की मौत के बाद जेम्स, रॉकी व प्रीतम भी बंगले पर आ गए थे, जबकि घटना की तीसरी शाम कत्ल हो गया। हजारों गवाहों के होते हुए कोई एक भी गवाह ऐसा नहीं जो इसे कत्ल साबित कर सके। देखा शंकर, मैं कहता ना था कि झुमरू ही एकमात्र ऐसा काम कर सकता है, और उसने किया भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इस दौलत के हम मालिक बन चुके हैं। प्रीतम, बकवास बंद करो, यहाँ दौलत की रट मत लगाओ। शंकर ठीक कह रहा है प्रीतम, दीवारों के भी कान होते हैं। ओह सॉरी फ्रेंड्स, बस कुछ दिनों का इंतजार करो, उसके बाद ऐश ही ऐश। उसी रात शंकर के कमरे में ठक ठक ठक, कौन है बाहर? और दरवाजा खोलते ही शंकर का दिमाग झंझना गया। तुम क्यों रह गए ना भौचक्के? संगीता भीतर आ गई। तुम कब्र से कैसे निकल आई? कौन हो तुम संगीता नहीं हो। मुझे जीवित देखकर हैरानी हो रही है ना दिलीप, लेकिन ये सच है, मैं बच गई हूँ। वही संगीता हूँ मैं, तुम्हारी संगीता। नहीं, उफ, तुम्हारी आंखें। इसी पल कमरे में अंधकार छा गया। चीख पड़ा शंकर, ये अंधकार, बिजली को क्या हुआ? कोई है? अरे कोई है? मैं हूं ना दिलीप। कंधे पर संगीता के हाथ का स्पर्श पाकर वह उछल कर पलटा और उसी क्षण उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख उबल पड़ी, नहीं! नागिन! नागिन! जेम्स, रॉकी, प्रीतम, नागिन! भड़ाक से दरवाजा खोलने के बाद पागलों की तरह चीखता हुआ शंकर कमरे से बाहर निकल आया। नागिन! नागिन! रॉकी ने झपट कर शंकर को संभाला, चीखा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है नागिन? उधर मेरे कमरे में, उसने मेरे होठों को भी स्पर्श किया। तुम जरूर कोई सपना देख रहे थे। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें झुमरू सपेरे के पास ले गया। चलो देखें।
नहीं रॉकी, कमरे में कोई और भी है। कोई और कौन? संगीता। संगीता? मानो बम फट पड़ा हो। फिर तो शंकर के लाख रोकने पर भी वे तीनों उसके कमरे में जाने से ना रुक सके। वो वह रही बेड पर। यह कैसे हो सकता है? असंभव, नामुमकिन। जेम्स ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ दिया। ए उठो, कौन हो तुम? सोने दो ना, बड़ी गहरी नींद आ रही है। अरे उठती है या बिस्तर सहित उड़ाकर फेंको बाहर तुझे। कौन है तू? संगीता। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। दिलीप, कौन है ये लोग? पहले ये बता कि तू कौन है, वरना उतार दूंगा ये चाकू तेरे सीने में। भग जल्दी। मैं संगीता हूं दिलीप, तुम मैंने समझाते क्यों नहीं? उफ। रॉकी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, फिर दहाड़ा। बकवास करती है। संगीता को तो हम खुद जमीन में गाड़ के आए हैं, नागिन ने काटा था उसे। तभी प्रीतम बोला, रॉकी, अगर ये संगीता है तो इसकी टांग पर नागिन के कांटे का निशान होगा। मैं देखता हूं। निशान तो है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पूछो रॉकी, पूछो इससे कि ये कब्र फाड़कर कैसे निकल आई है, बच कैसे गई है। ये जरूर बताएगी। चल शुरू हो जा, बता 3 दिन कब्र में रहने के बाद कैसे बच गई तू। ठीक इसी पर संगीता एकाएक नागिन में परिवर्तित होकर तेजी के साथ दरवाजे की ओर लपकी। नागिन, वही झुमरू वाली नागिन। चारों लपक कर बाहर आए, लेकिन कहाँ गई संगीता? नागिन में कैसे बदल गई? उफ, ये क्या चक्कर है। और उस रात चारों की नींद उड़ गई थी। फिर अगले दिन प्रातः ही रॉकी, जेम्स और प्रीतम, जो ना चाहते हुए भी नींद के आगोश में जकड़े गए थे, एक तेज आवाज सुनकर उछलकर उठ बैठे। रॉकी, जेम्स, प्रीतम! ये तो शंकर की आवाज है। फिर शंकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा शंकर? मेरा चेहरा आबनूस की तरह काला पड़ गया है। कल रात नागिन ने मेरे होठों को चूमा था। ये उसी के विष का असर है। और ये तुम्हारे कान के पीछे ये फोड़ा कैसा है? ये क्या है? रॉकी के नेत्र विचित्र अंदाज में सिकुड़ गए। दूसरे ही पल वह एक पिन कहीं से ढूंढ लाया और, बताओ कोठारी, इस पिन की चुभन का एहसास हो रहा है? नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो तुम चुप क्यों हो गए रॉकी? कैसा कहा ये? जहरबाद का फोड़ा है ये। इसे कार्बकल भी कहते हैं। काबंकल? शंकर गिरने को हुआ। रॉकी ने उसे संभाल लिया, फिर गुर्राया। ये सब उस झुमरू की शरारत लगती है। वह हमें नागिन से डाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। उस झुमरू के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। जेम्स, तुम मेरे साथ आओ। रॉकी, अगर संगीता लौट आए तो अब उसे जाने मत देना। ड्राइविंग सीट संभालते ही प्रीतम ने कार को तूफान के समान दौड़ा दिया। अगर इस हरकत में झुमरू का हाथ हुआ तो मैं उसे वहीं कत्ल कर देने वाला हूं जेम्स। तुमसे पहले मैं उस हरामजादे की गर्दन मरोड़ने के लिए बेचैन हूं प्रीतम। फिर कार झुमरू की झोपड़ी के पास जाकर ही रुकी, और अभी दोनों कार से बाहर निकल भी ना पाए थे कि एकाएक उछल पड़े। अरे संगीता, ये यहाँ कैसे आ गई? उसे पकड़ना होगा, जल्दी करो जेम्स। दोनों एक झटके के साथ बाहर निकले। वह उधर झोपड़ी के पीछे गई है। अब वह बच नहीं सकती। अभी तो इधर ही आई थी, एकाएक कहाँ चली गई? कहाँ गायब हो गई? खैर, बचकर जाएगी कहाँ। आओ, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है कि इस झुमरू ने कोई चक्कर शुरू कर दिया है। अंदर अंधेरा है, लाइट जलाओ, सॉरी लाइटर जलाओ। दोनों दरवाजा खोलकर भीतर आ गए। लाइटर ऑन करते ही जेम्स चीख पड़ा, झुमरू की लाश! इसके माथे से खून बह रहा है, सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा है। कल रात हमने संगीता को नागिन में बदलते देखा था, और अब यहाँ संगीता की मौजूदगी बता रही है कि ये झुमरू भी उसी नागिन का शिकार हुआ है। अचानक कुछ याद करता प्रीतम एक पिटारी की ओर लपका, और उसे खोलते उसका दिमाग सॉरी भक्क से उड़ गया। नागिन गायब है जेम्स। क्या? इससे पूर्व की संगीता बंगले में पहुंचकर रॉकी और शंकर पर आक्रमण करते, हमें वहां पहुंचकर उन्हें हकीकत बता देनी चाहिए। जल्दी चलो। उफ, मेरा तो यहां दम घुट रहा है। लेकिन अभी दहलीज पर कदम ही रखा था दोनों ने कि जेम्स चीख पड़ा, आ! क्या हुआ? नागिन, भागो प्रीतम! जेम्स वहीं लुढ़क कर गिर पड़ा। दूसरे ही पल, नहीं! मौत की दहशत से चीखता हुआ प्रीतम कार में सवार हुआ और गियर बदलकर वह एक्सीलेटर दबाता ही चला गया। मुझे जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आंधी तूफान के समान कार दौड़ाता हुआ पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गया, और फिर सामने से आते ट्रक को देखकर जैसे उसने ब्रेक मारने चाहे कि उसके होश खराब हो गए। दूसरे ही पल उसकी निगाहें ब्रेक पैडल की ओर घूम गई। यही वह पल था जबकि प्रीतम के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। नागिन, नहीं! उछलकर वह पिछली सीट पर जा गिरा। और वह पल तो और भी अधिक खतरनाक था जब डामाडोल हुई कार सीधी ट्रक से टकराई। भाग! भाग! ट्रक के ड्राइवर क्लीनर, वह बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैं भी यही कहने वाला था। नीचे पहुंचने पर, उस्ताद, ये तो इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा है। ओह, विश्वास नहीं होता।
कुदरत के रंग अनोखे। चल उठा, इसे अस्पताल ले चलना होगा इसे। अस्पताल में कुछ देर के लिए प्रीतम को होश आया, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकी नहीं, रॉकी वहीं पहुंच चुका था। डॉक्टर, कैसी हालत है इसकी? कुछ कहा नहीं जा सकता, सारी हड्डी पसलियां टूट चुकी हैं। आश्चर्य है कि ये अब तक जीवित कैसे है। उसी क्षण प्रीतम कराया और बड़बड़ाया, संगीता, नागिन, झुमरू और जेम्स मार डाला। इसी के साथ उसकी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। डॉक्टर ने फुर्ती के साथ उसकी नब्ज टटोली, फिर गंभीर स्वर में बोला, सॉरी मिस्टर, ही इज़ नो मोर। ओह। और इससे पूर्व कि डॉक्टर उससे कुछ पूछ पाता, रॉकी वार्ड से बाहर निकल गया। प्रीतम की बड़बड़ाहट से लगता है कि जेम्स भी मारा जा चुका है, और झुमरू भी, और इन दोनों की मौत में नागिन का हाथ है। रॉकी शीघ्रता से कार पर सवार होकर कोठारी और शंकर के बंगले की ओर चल पड़ा। संगीता के एकाएक जीवित हो उठने में कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। न जाने शंकर की क्या हालत होगी। उफ, उसकी सूरत देखकर ही घृणा होती है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, लेकिन जाने से पहले तिजोरी का माल तो मेरे हाथ लग ही सकता है। तकिए के नीचे चाबी थी, ये बात वह जानता था। और फिर हा हा हा, जेम्स और प्रीतम मर गए, शंकर सड़ता रहे नरक में, मुझे बेमौत नहीं मरना, इतनी ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी है। और ठीक इसी पर, रॉकी, क्या कर रहा है तू वहाँ? कौन? शंकर? कमरे में बदबू का एक तीव्र झोंका सा घुसता चला गया। बड़ी मुश्किल से कह सका शंकर, समझ गया, दौलत समेट का फरार होना चाहता है तू? शंकर, तू मेरे पास मत आना। शंकर, तू रह मुझसे। बदबू से दिमाग फटा जा रहा था रॉकी का। पके हुए फोड़े का रूप लिए शंकर भयानक अंदाज में आगे बढ़ता गया। कमीने, दगाबाज, नरक में रहकर मैं तुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीने दूं? नहीं रॉकी। रुक जा शंकर, तू कोड़ी सा हो गया है, तेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, मुझे इस नरक में बहुत घसीट। रुक जा कमीने। दूसरे पर रॉकी ने उछलकर एक कुर्सी उठा ली और शंकर पर खींच मारी। ताक! कमीने, जो पाप हमने किया है उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी होगी। यह कहते हुए शंकर ने रॉकी पर छलांग लगा दी। और इसी हड़बड़ी में रॉकी के हाथ आ गई शंकर की गर्दन। कुत्ते, हरामजादे, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। तेरे मरने के बाद सारी दौलत मेरी होगी। हा हा हा। हेलो पुलिस। हा हा हा। अब ये दौलत मेरी है, मुझे इससे कोई नहीं छीन सकता। ओह, रिवॉल्वर, ये भी काम आएगा। लेकिन बाहर निकलते ही, वहीं रुक जाइए मिस्टर रॉकी, आपको कोठारी साहब के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। और आवाज़ की दिशा में निगाहें जाते ही इंस्पेक्टर की आगे फैलती चली गई। तुम संगीता? लेकिन तुम तो संगीता? आप ठीक सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, संगीता वास्तव में मर चुकी थी। उसे जीवित किया एक योगी बाबा ने, जो उस समय भी मौजूद थे जब मुझे नागिन ने काटा। उन्होंने मुझे कब्र से बाहर निकाला, मुझे तंत्र शक्ति से बंदी नागिन से टसवाया गया है। तुझ पर अन्याय हुआ है बेटी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुझे एक बार फिर जिंदा करूंगा। लोग ठीक कहते हैं कि जिस नागिन ने तुझे टसा है उसके टसे का कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तुझे फिर भी जीवित करूंगा। और फिर तुझे आना होगा दुष्ट नागिन। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से नागिन को वहां बुलाया। दुष्ट नागिन, तूने एक निर्दोष औरत की जान ली है, बोल तुझे क्या दंड दूं? मुझे क्षमा करें योगी बाबा, मैं मजबूर थी। मंत्र शक्ति से बंदी अपने मालिक का आदेश मानने पर मजबूर थी मैं। तेरे मालिक ने तुझे ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि इसका नकली पति और शंकर इसकी हत्या करके सारी दौलत हड़प जाना चाहता था। सपेरा लालच में फंस गया था। ओह, तब तो तुझे इसी वक्त मेरा एक आदेश मानना होगा, अन्यथा मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा और तू सारी उम्र प्रेत योनि में सड़ती रहेगी। नहीं बाबा, ऐसा मत करना, मैं आपका हर आदेश मानूंगी। तुझे अपना शरीर त्याग कर इस नारी के रूप में आकर इच्छाधारी नागिन बनना है। बोल, क्या तू तैयार है? और इस प्रकार मैं धुएं का रूप लेकर संगीता के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तब अब तू एक इच्छाधारी नागिन है, तुझे इसके हत्यारों को दंड देना है। यह कार्य संपन्न होते ही तू मेरे बंधन से मुक्त हो जाएगी। जी। और जब मुझे होश आया तो मैंने स्वयं को उस योगी बाबा के सामने पाया। मैं कहाँ हूँ? घबरा मत बेटी, तू इसी संसार में है। उस नागिन के कारण ही तू मौत की नींद सो गई थी। अब उसी नागिन के कारण ही तुझे एक नया जन्म मिला है। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन बाबा, आप कौन हैं? योगी बाबा। जा बेटी, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करेगा। और बस शायद वह योगी बाबा कोई भगवान थे जो मुझे नया जीवन देकर कहीं चले गए, और आज मेरा बदला पूरा होने वाला है। जिस दौलत के लिए उन्होंने संगीता की मौत का षड्यंत्र रचा, वह इनके लिए जहरीली दौलत साबित होगी। इंस्पेक्टर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा नागिन। थाय! यह सुनते ही रॉकी ने रिवॉल्वर निकालकर संगीता पर फायर झोंक मारा, लेकिन संगीता वहां कहाँ थी? वह तो नागिन बन चुकी थी। इधर दोबारा फायर करने के लिए रॉकी का हाथ उठा, उधर नागिन ने उड़ते हुए उसके मस्तक पर डस लिया।
गोली भी चली तो नागिन के जिस्म में जा धंसी। ठाय! कमीनी! यह सब कुछ इतनी तीव्रता से हुआ कि कोई कुछ समझ ना पाया। देखते ही देखते मृत नागिन संगीता की लाश में बदल गई और इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो गया। हवलदार, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। यस सर। और इस प्रकार पूरा हुआ एक नागिन का बदला जिसे अपने पाप के प्रायश्चित के लिए उसी का जिस्म धारण करना पड़ा जिसे उसने डसा था, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।